हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआर क्लासेस में। आज हम मापन और मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मापन और मात्रक का अध्ययन करने से पहले हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होने आवश्यक होता है। जैसे कि हमको मापन करना है तो हम किन राशियों का मापन करेंगे, किन चीज़ों का मापन करेंगे, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि मापन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती है और वो चीज़ें क्या क्या है उनकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। मापन के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ होती है कि किन राशियों का मापन किया जाता है। तो उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है वो चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होती है इसके लिए जिसका हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है वो है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ क्या होता है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। तो वे राशियाँ जो भौतिक नियमों का पालन करते हैं तथा जिन्हें यथार्थतापूर्वक मापा जा सकता है। भौतिक राशियाँ कहलाती है। राशियाँ कहलाती है जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सभी भौतिक राशियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बता रहे हैं कि भौतिक राशियाँ होता क्या है। भौतिक राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जो भौतिक नियमों का पालन करते हैं और जिनको हम यथार्थतापूर्वक माप सकते हैं, उन सभी को हम बोलेंगे भौतिक राशियाँ। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। द्रव्यमान, आप द्रव्यमान को माप सकते हैं, इसका मात्रक होती है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बताएंगे कि इनका मात्रक क्या होता है। लंबाई एक भौतिक राशि है जिनका भी मापन किया जा सकता है और वो भी भौतिक नियमों का पालन करते हैं। इसी तरह से क्षेत्रफल है और आयतन है, इन सभी भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है और इनका पर्टिकुलर मात्रकें होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं भौतिक राशियों के प्रकार की तरफ से कि भौतिक राशियाँ होते कितनी है प्रकार की है और इनको किन किन आधारों पर डिवाइड या विभाजन किया गया है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए भौतिक राशियों का डिवीजन करते हैं, विभाजन करते हैं। तो भौतिक राशियों को दो आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है निर्भरता के आधार पर और एक होता है दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। देखिए, एक होता है मूल भौतिक राशियां, भौतिक राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशि, इस तरह से दो प्रकार के होता है। मूल भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहा जाए तो ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनकी निर्भरता दूसरों के ऊपर नहीं होती है, इनका निर्माण खुद से होता है।
इनको स्वतंत्र होते हैं। ये कैसा होता है? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। इसी तरह व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ होती है जो मूल भौतिक राशि से उत्पन्न होते हैं। जो क्या होते हैं? मूल भौतिक राशि से उत्पन्न होते हैं। राशि से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है मूल भौतिक राशियां, इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या 7 होती है। इनका एग्जाम्पल है लंबाई, द्रव्यमान आदि। ठीक है। इनकी संख्या ये असंख्य होते हैं। असंख्य होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है क्षेत्रफल, आयतन, बल आदि। ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे आता है आपका दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, इनको देखा जाता है। तो दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि वे राशियां होती है जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। वे सदिश राशियां होती है। ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है आपका वेग, विस्थापन। ठीक है। अब दूसरा आता है अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है। नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका दूरी, चाल आदि। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमने देखा भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ की परिभाषाएं देखी कि भौतिक राशियाँ होता क्या है। भौतिक राशियों का प्रकार देखा, किन किन भागों में भौतिक राशियों का प्रकार होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ। मैंने बताया जैसे कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको जो भौतिक नियमों का पालन करते हैं और जिनको यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है, उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है। ये 2 आधार पर डिवाइड होता है, विभाजन होता है। पहला इनका विभाजन है निर्भरता के आधार पर कि ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इस आधार पर। तो सबसे पहला होता है इसका मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जो स्वतंत्र होते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो खुद से ही उत्पन्न हुए होते हैं और इनको और आगे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। इन राशियों को हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियाँ, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान। ठीक है। ऐसा ही पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। इसी तरह आगे चलते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ये क्या होते हैं? ये पूर्ण रूप से मूल भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है असंख्य होती है, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल। ये सभी मूल भौतिक राशियों की श्रेणियों में आते हैं। दूसरा आधार है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भी भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। ठीक है। सदिश राशि कैसे कहते हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन राशियों को हम सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे कि वेग और विस्थापन और भी है। इसी तरह अदिश राशियाँ क्या होती है? जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है।
इसके एग्जाम्पल है दूरी और चाप। तो दोस्तों हमने आज भौतिक राशियाँ पढ़ा, भौतिक राशियों का प्रकार पढ़ा। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मापन और मात्रक, जिसके अंतर्गत हमने भौतिक राशियों का अध्ययन कर दिया। अब चलिए आज जानते हैं उन भौतिक राशियों की मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी है और क्यों मापन ही क्यों जरूरी है। चलिए तो चलते हैं, मापन का अर्थ सबसे पहले पढ़ते हैं। तो भौतिक राशियों का उनके संदर्भ मानक मान से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको लिख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि का उसके संदर्भ मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। और यह जो संदर्भ मानक मान होता है यह सर्वमान्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह संदर्भ मानक मान सर्वमान्य होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मापन क्या होता है कि किसी भौतिक राशि का उसके संदर्भ मानक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया मापन। मापन हमको समझ में आ गया कि मापन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जब भी कोई सामान वस्तु, ठीक है, बाजार से या कहीं से भी खरीदते हैं, लाते हैं, तो हमको कितना चाहिए यह तौल कर दिया जाता है। हम बोलेंगे 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो प्याज चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर तेल चाहिए, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 लीटर वर्ड, किलोग्राम, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। हमारा क्या होता है, मापन के लिए इस्तेमाल किए गए मात्रकें होती है। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमको मापन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम कम या ज़्यादा कहीं पर चीज़ों को नाप तोल कर ही लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, दूसरी चीज़ होती है मात्रक की। मात्रक यानी कि यूनिट। तो मात्रक क्या होता है, तो भौतिक राशियों के की तुलना के लिए उपयोग किए गए संदर्भ मानक को ही मात्रक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि हम मापन के लिए जो संदर्भ मानक उपयोग करते हैं, उन्हीं संदर्भ मानक को ही क्या बोला जाता है, मात्रक बोला जाता है। मात्रकें कितने प्रकार की होती है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला मात्रकों का प्रकार। मात्रकों के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो स्वयं से उत्पन्न हुए होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और ये किसी दूसरे मात्रकों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इनको हम बोलते हैं मूल मात्रक। आम भाषा में बोल सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं इसको। ये कैसा होता है, ये स्वतंत्र होते हैं तथा इनको
दूसरे मात्रकों से निर्मित नहीं किया जाता है, किया जाता। ये होते हैं मूल मात्रक। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हुआ किलोग्राम, मीटर, सेकेंड आदि। चलिए दूसरा देखते हैं, उत्पन्न मात्रक क्या होता है। वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं और जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो होती है मूल मात्रकों के ऊपर निर्भर करती है। तो चलिए लिखते हैं। पहला बात, ये क्या नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तथा इन्हें मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और लिख सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका दे सकते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन आदि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम देखते हैं कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज मात्रक, मापन और मात्रकों के प्रकार पढ़े हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि मापन क्या होता है। मापन किसी भी भौतिक राशि को का तुलना करना होता है। किससे तुलना करना होता है, उसके संदर्भ मानक से तुलना करना होता है, इसको हम बोलेंगे मापन। इसी तरह आता है मात्रक। मात्रक क्या होंगे, भौतिक राशि का तुलना हम जिस संदर्भ मानक से करते हैं उसी को उसका मात्रक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मात्रक के प्रकार देखते हैं। मात्रक दो प्रकार के होता है, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है और जिनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये किसी अन्य मात्रकों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल मात्रक। एग्जाम्पल के थ्रू होता है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये सभी मूल मात्रकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा इनको हम क्या करते हैं, मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी उत्पत्ति जो होती है मूल मात्रकों के ऊपर निर्भर करता है। मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न मात्रकों की उत्पत्ति हुई होती है। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और न्यूटन, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रकों की श्रेणी में आते हैं। मात्रक और मापन की श्रेणी में आगे चलते हैं, जिसमें हम मापन के बारे में पढ़ लिया है, मात्रकों के बारे में पढ़ लिया है, भौतिक राशियाँ क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं मात्रकों की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं मात्रकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सब हेडिंग डालते हैं, हमारा हेडिंग है मात्रकों की विशेषताएं। विशेषताएं, तो चलिए देखते हैं मात्रकों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये सभी कि मात्रक कैसा होना चाहिए, एक अच्छे मात्रक के क्या क्या गुण होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक अच्छे मात्रकों में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है एक अच्छे मात्रक के गुण के अंतर्गत
मात्रक कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित हो। कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक मात्रक के अंदर एक गुण होना चाहिए, उसकी विशेषता होनी चाहिए कि वो मात्रक का पर्टिकुलर एक परिभाषा होनी चाहिए, उसको सुपरिभाषित होना चाहिए और वह अच्छे तरीके से लोगों के समझ में आए, ऐसा उसका परिभाषा विद्यमान किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका कैरेक्टर है कि यह इनका जो आकार होना चाहिए, आकार कैसा होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है कि जो मात्रकें होती है वो कैसी होनी चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए, या न तो ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा होना चाहिए और न ही ज्यादा छोटा। ठीक है, इनका जो आकार होता है, साइज होता है, वह सिंपल होना चाहिए, उचित होना चाहिए और इनका आकार जो होता है बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमने देख लिया, इसका परिभाषित होना चाहिए, इनका आकार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा होना चाहिए, अपरिवर्तनीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपरिवर्तनीय। ठीक है दोस्तों, इसका एक गुण भी है कि इसमें अपरिवर्तनीय का गुण होना चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इनके अनुसार, समय और स्थान के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमने मात्रक बना दिया, उनकी परिभाषा दे दी, उनका आकार तय कर दिया, अब यह सोच रहे हैं कि वो जो मात्रक है वह समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाए, तो हमारा जो मात्रक है उसका बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, पता होना चाहिए कि जो मात्रक का गुण होता है उसके अंतर्गत वह अपरिवर्तन नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि समय और स्थान दोनों के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक अच्छे मात्रक का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, चौथी बात है कि उनमें यह होना चाहिए अप्रभावित, या अप्रभाविता का गुण। ठीक है, अप्रभावित होना चाहिए, यानी कि जो हम मात्रक बना रहे हैं उस पर किसी चीजों का दबाव, ताप, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इनके ऊपर जो भौतिक कारक है, क्या है, भौतिक कारक, भौतिक कारक जैसे कि ताप, दाब आदि, इन चीजों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ताप बढ़ाने से जो मात्रक है वह कम हो जाए, दाब बढ़ाने से मात्रक कम हो जाए, इस तरह का मात्रक नहीं होना चाहिए। मात्रकों के ऊपर भौतिक कारकों का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। यह सभी एक अच्छे मात्रकों का क्या होता है, गुण होता है। पांचवी बात हम बोलते हैं कि यह कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि एक अच्छे मात्रक की विशेषता होती है कि उसमें सर्वमान्य का गुण होना जरूरी होता है। हम बोल रहे हैं कि ये मात्रक है, इस तो हम मान रहे हैं केवल, लेकिन सामने वाला कोई नहीं मान रहा कि नहीं ये मात्रक ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोले कि द्रव्यमान के लिए जो मात्रक हो किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि द्रव्यमान के लिए सिर्फ मात्रक जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए या पाउंड होना चाहिए। तो इनमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है, सभी लोगों में मान्यता अलग अलग हो रही है। तो एक अच्छे मात्रक का यही गुण होता है कि वह ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग उससे सेटिस्फाई हो और सभी लोगों जाने कि मात्रक सभी के लिए सर्वमान्य हो। ठीक है दोस्तों, छठी बात होता है कि ये जो मात्रक होती है पुनर्उत्पादित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
पुनर् ठीक है दोस्तों, ये मात्रक का गुण होना चाहिए कि मात्रक को हम एक बार बना लिए तो ऐसा ना हो कि वो मात्रक को दोबारा बनाया ही ना जा सके। तो मात्रकों के अंदर ये गुण होना चाहिए कि मात्रक को हम फिर से दोबारा कहीं भी किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मात्रकों की विशेषताओं के अंतर्गत हमने ये 6 विशेषताएं पढ़ी है। चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मात्रक की कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। मात्रकों के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है कि वह सुपरिभाषित होना चाहिए, कि हमने मात्रक बना दिया, उनका जो होता है एक पर्टिकुलर परिभाषा होनी चाहिए कि मात्रक है तो इन मात्रक हम इतने, जैसे कि 1 किलोग्राम होता है तो हम 1 किलोग्राम के अंतर्गत 1000 ग्राम रखते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के अंतर्गत 1000 ग्राम को रखा जाता है, तो उसकी एक परिभाषा हो गई कि 1000 ग्राम को ही हम 1 किलोग्राम कहेंगे। इसी तरह 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर कहेंगे। इस तरह से क्या हो गया, एक परिभाषा बन गया। उचित आकार का होना चाहिए। ठीक है, मात्रक जो होता है एक उनका आकार साइज जो होता है उचित होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। तीसरी बात यह अपरिवर्तनीय है, समय और स्थान के अनुसार मात्रक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह अप्रभावित होना चाहिए, मात्रक जो हम बना रहे हैं वह अप्रभावित होना चाहिए, वह भौतिक कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। छठी बात यह सर्वमान्य होना चाहिए, सभी लोगों के लिए मान्य होना चाहिए और यह पुनरुत्पादित होना चाहिए। एक बार यदि कोई मात्रक नष्ट हो जाता है तो उसको दोबारा बनाया जा सके। इस तरह देखते हैं दोस्तों, हमारा मात्रकों की विशेषताएं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।